इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने को लेकर के मेरे पास इतना सारा कमेंट आ गया कि इसका पार्ट 2 बनाने पे मैं मजबूर हो गया। और वैसे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्ट 2 बनाने को कहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका पार्ट 1 का लिंक आ रहा होगा, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लो, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 के लास्ट में आप सभी लोगों ने देखा था फिजुदा और काहो ह्यूमन वेपर को ढूंढते हुए उस खंडर में जाते हैं और सोमिया काफी समय से इन दोनों को ट्रेस कर रही थी। इनका पीछा करते हुए वो भी यहाँ पर आकर के पहुंच जाती है। लेकिन सोमिया के बारे में बताने से पहले सीन शिफ्ट होता है 27 साल पहले, जहाँ पर हमें व्हाइट सेंटर के अंदर कुछ मजदूरों को दिखाया जाता है जिनसे जबरन काम करवाया जा रहा था। और यही व्हाइट सेंटर के अंदर हमारी मुलाकात इस छोटी बच्ची से होती है। इसी व्हाइट सेंटर में सात्सुकी नाम की एक और लड़की थी और ये छोटी बच्ची ज्यादातर उसी के साथ में बातचीत करती थी। एक दिन इस व्हाइट सेंटर में कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं। इनका कहना था कि ये पर्यावरण विभाग की तरफ से हैं और इन्हें साफ सफाई करवाने के लिए कुछ मजदूर चाहिए। इसके बदले में वो इन लोगों को 4 गुना पैसे देने को तैयार थे। तो इतने सारे पैसे कमाने के लिए बहुत से लोग थे जो अपने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं में से एक सात्सुकी भी थी। दरअसल वो ढेर सारा पैसा कमा करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन असल में होता कुछ और है। रात के समय में सारे मजदूरों को ट्रक में भर करके व्हाइट सेंटर में वापस भेज दिया जाता है। मोरी नाम का एक आदमी था जो इन सारे मजदूरों को ओबाता को लाकर सौंप देता है, लेकिन ओबाता इन सारे मजदूरों को वापस लेने से इनकार कर देता है। क्यों कर देता है वो भी आपको अभी मालूम चल जाएगा। इस दौरान वो छोटी बच्ची ट्रक के पास आ जाती है और सात्सुकी को दीदी कहकर पुकारने लगती है। जब उसका कोई जवाब नहीं आता है तब उसे देखने के लिए वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। असल में ट्रक के अंदर जितने भी मजदूर थे सब मरे हुए थे। लोगों की बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से जली हुई थी, इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि मैं आपको क्लियर तरीके से उनकी बॉडीज दिखा भी नहीं सकता। वो बच्ची चुपके से ट्रक के अंदर जाकर के बैठ जाती है। ओबाता काफी डरा हुआ था, वो इन बॉडीज को लेने से इनकार कर देता है। जिसके बाद मोरी इन सारे बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए लेके जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में अचानक से उसके ट्रक के सामने कुछ लोग आ जाते हैं। मोरी बाहर निकल करके उन लोगों के साथ में हाथापाई करने लगता है और इस दौरान उस बच्ची को जैसे मौका मिलता है तो वो ट्रक से बाहर चली जाती है। वो भटकते हुए एक छोटे से होटल के पास पहुंचती है और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बंको रामेन होटल है। इसी होटल के अंदर ह्यूमन वेपर ने सोमिया को इंटरव्यू दिया था और इसी होटल के अंदर हमारी मुलाकात रेन नाम के एक लड़के से होती है जो कि आगे चल करके ह्यूमन वेपर बनता है। लेकिन कैसे बनता है वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल उसकी नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है। हालांकि जब वो बच्ची के पास जाता है तब वो उससे डर करके भागती है, लेकिन जब रेन उसे खाना खिलाने के लिए बोलता है तो वो रुक जाती है। रेन उसे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ पहले बैठ करके खाना खाओ, फिर हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढेंगे। काफी मिन्नतें करने के बाद वो उसके साथ बैठ करके खाना खाने के लिए मान जाती है। आज के दिन पता नहीं कैसे रेन की फरमाइश रेडियो पर हो जाती है। दरअसल वो रेडियो वालों को हर हफ्ते खत लिख रहा था, सिर्फ अपना पसंदीदा गाना रेडियो पर सुनने के लिए, और यही वो गाना था जिससे वो ह्यूमन वेपर में तब्दील होता है। वैसे तो ये गाना दिमाग के बाहर का है, लेकिन अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर म्यूजिक का नाम जानना है तो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल रेन उससे उस बच्ची का नाम पूछता है, तब वो बच्ची रेन को अपना नाम सोमिया बताती है। मतलब कि रेन के साथ में वो बच्ची सोमिया थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ सोमिया वो फाइल फिजुदा को देती है और उसे बताती है कि व्हाइट सेंटर से जुड़े हुए लोग जितने भी कसूरवार है उन सब का नाम इसमें जिक्र किया गया है। एक मोफू नाम का संगठन है, वही सब कुछ करवा रहा था। अभी तक जिन जिन लोगों को ह्यूमन वेपर ने मारा उन सब का नाम इसमें जिक्र किया गया था, लेकिन एक नाम है काई जो उस मोफू से जुड़ा हुआ है। वो कौन है मुझे नहीं पता, बस मैं उसकी काली करतूतें लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। इसके बाद मैं खुद को सरेंडर करके ये फाइल तुम्हें दे दूंगी। तुम ये फाइल अपने स्ट्रीमिंग पर दिखा सकते हो, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद करना होगा। बदले में तुम्हें मैं 1 मिलियन नहीं बल्कि 2 मिलियन देने को तैयार हूँ। 2 मिलियन सुनते ही फिजुदा उसकी बात पर सहमत हो जाता है, लेकिन काहो मना कर देती है। वो कहती है कि व्हाइट सेंटर के मुजरिमों से तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन कत्ल तो आखिर कत्ल होता है ना। अगर तुम उनका पर्दाफाश करना चाहती हो तो एक सच्चे रिपोर्टर की तरह उनकी सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आओ और उन्हें गिरफ्तार करवाओ। अब से अगर तुमने किसी का कत्ल किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया वालों को बता दूंगी। मतलब कि काहो सोमिया की
की बातों पर सहमत नहीं थी। इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है। जिन लोगों को अभी तक ह्यूमन वेपर ने मारा था उन सारे कड़ियों को वो जोड़ रहा था। वो हर बार सबूत छोड़ करके जा रहा था कि आगे वो किसको मारने वाला है। इस बार उसने अपने कोर्ट के पास पुलिस का बैच छोड़ा था, जिसका साफ मतलब ये था कि इस बार वो किसी पुलिस वाले को मारने वाला है। एडम की जहाँ पर मौत हुई उसी जगह पर इन लोगों को उसका फोन भी मिलता है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि फोन में से फाइल वाली वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। उसी समय यासुदा कहता है कि जरूर ये सौम्या ने किया होगा क्योंकि वही इनका पीछा कर रही थी। वैसे तो किम को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक बार पूछताछ करने के लिए सौम्या के पास जाता है। वो सौम्या से पूछता भी है कि तुमने वो फाइल क्यों डिलीट किया। तब सौम्या उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही कोई गद्दार है, लेकिन किम ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। तो ये बात सुनने के बाद सौम्या उसे वो फाइल दिखाने पर मजबूर हो जाती है ताकि किम को यकीन हो सके कि वो सच कह रही है। ह्यूमन वेपर ने अभी तक जिन जिन लोगों को मारा उन सब का नाम इसमें जिक्र किया गया था, और आगे जिस पुलिस वाले को वो मारने वाला है वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि किम के अंकल हैं, जो कि जनरल हैं। हालांकि इनका जिक्र मैंने पहले नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ही किम को ये केस सौंपा था, और वो जो मोफू गैंग है ना वो उससे जुड़े भी हैं। इसके बाद हम फीजुदा और काहो को देखते हैं। अगर काहो सौम्या की बात मान लेती तो इन्हें 2 मिलियन मिल सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया, जो कि फीजुदा को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि पैसा छोड़ करके उसके पास सब कुछ है। लेकिन उसकी बहन को पैसा नहीं चाहिए, वो अपने भाई के साथ में जो भी है जैसी भी है खुश है। लेकिन फीजुदा के खोपड़ी में कुछ अलग ही खेल चल रहा था। रात के समय में वो ह्यूमन वेपर के पास जाता है और उससे अपनी एक इच्छा मांगता है, लेकिन वो उससे क्या इच्छा मांगता है वो हमें नहीं बताया जाता। आखिर उसने क्या इच्छा मांगा ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद किम सौम्या को अपने साथ ले करके अपने अंकल के घर पर जाता है, और जब किम उन्हें वो फाइल दिखाता है तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। दरअसल किम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंकल ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। वो बताते हैं कि उल्का पिंड से जितने भी व्हाइट सेंटर के मजदूर मारे गए थे उन सभी मजदूरों को सरकारी फाइलों में लापता दिखा दिया गया। हालांकि सौम्या कहती है कि उन सभी मजदूरों को ह्यूमन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया गया था, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा करना बहुत जरूरी था, वरना 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते। अगर ऐसा नहीं करता तो न जाने कितनी फैमिलियां तबाह हो गई होती, और वैसे भी उन लावारिस लोगों के आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तभी सौम्या उन्हें बताती है कि रेन नाम का एक लड़का था, उस उल्का पिंड की साफ सफाई करने के लिए उसे ले जाया गया था, और आज की डेट में वही ह्यूमन वेपर बन चुका है। बहुत जल्द वो आपको खत्म करने जरूर आएगा। हमें बस ये जानना है कि इस मोफू में आखिर काई कौन था, जिस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब अगर वो कुछ नहीं बताना चाहते तो ये लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, इसीलिए ये दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें फीजुदा को दिखाया जाता है जो कि अपनी वैन में बैठा हुआ था, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसने ह्यूमन वेपर का एक वीडियो शूट किया है, और उस वीडियो को वो अपने चैनल पर अपलोड कर देता है। बस कुछ ही मिनटों में वो वीडियो इतनी तेजी से फैल जाता है कि हर कोई उस वीडियो के बारे में बात करने लगता है। दरअसल इस वीडियो में ह्यूमन वेपर किम के अंकल को मारने को धमकी दे रहा था। साथ में वो ये भी कहता है कि अगर वो मीडिया वालों के सामने जा करके व्हाइट सेंटर की पूरी सच्चाई लोगों को बता देते हैं तो वो उन्हें नहीं मारेगा। व्हाइट सेंटर से जुड़े हुए जितने भी मुजरिम हैं अपने साथ साथ उन सब का भी पर्दाफाश करें, वरना बहुत जल्द मैं उन्हें मार दूंगा। दरअसल इस वीडियो को ह्यूमन वेपर से बोल करके फीजुदा ने ही शूट किया था। इसके बाद हमें यासुदा को दिखाया जाता है जो कि ढेर सारा पैसा लेकर के पीटर के पास जाता है, और वो पैसा काई ने इन लोगों को दिया था। उस कार एक्सीडेंट में पीटर का बाप मारा गया, लेकिन पीटर बच गया। यासुदा उससे कहता है कि अगर तुम ह्यूमन वेपर को मार करके अपने बाप का बदला लेना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। यासुदा कहता है कि इस वीडियो को जिसने भी शूट किया है अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो ह्यूमन वेपर तक तुम पहुंच जाओगे, और फिर उसे खत्म करके अपने बाप का बदला ले सकते हो। इधर अचानक से किम के पास उसके अंकल का कॉल आता है, और किम को बताते हैं कि मैंने जो भी गलतियां की हैं उन सभी गलतियों को मीडिया वालों के सामने मैं कबूल करने जा रहा हूँ। और वो किम को ये भी बताते हैं कि तुम्हारा बाप मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन मेरी वजह से वो मारा गया। मैं तुम्हें ये बात बता करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। इसके बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उसी समय यहाँ पर यासुदा आ जाता है, जो कि उनसे कहता है कि अगर आप अपनी गलती कबूल करके सजा भुगतना चाहते हैं तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उनसे कार की चाबी लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर के जाने लगता है। इधर सौम्या जब स्टूडियो में पहुँचती है तब उसे इस वीडियो के
बारे में मालूम चलता है। ये वीडियो फीजुदा के चैनल पर अपलोड किया गया था, जिससे सौम्या समझ जाती है कि उन्होंने ही कुछ किया होगा। इस बारे में पता करने के लिए वो काहो के फोन पर कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इधर यासुदा किम के अंकल को लेकर के मीडिया हाउस में जा रहा था, लेकिन वो अचानक से एक सुनसान जगह पर कार को रोकता है और वहीं पर वो उन्हें गन से शूट करके खत्म कर देता है। कुछ समय के बाद लोगों को ये बताया जाता है कि जनरल ने सुसाइड कर लिया है। किम जा करके देखता भी है कि उनके हाथों में एक गन था और उन्होंने अपने गले पर शूट किया है। इसके बाद हमें रात के समय में काहो को दिखाया जाता है, जो कि सो रही होती है, लेकिन एक आवाज सुनने की वजह से अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और जब वो बाहर जाकर चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि कुछ गुंडे घर में घुस आए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि पीटर और उसके गुंडे थे। फीजुदा के चैनल पर ह्यूमन वेपर का वीडियो देख करके वो इन्हें ढूंढते हुए आए थे। इसके बाद कहानी 27 साल पहले शिफ्ट होती है। एक दिन ये लोग रेन को उस जगह पर काम करवाने के लिए लेकर जाते हैं जहाँ पर वो उल्कापिंड गिरा था। रेन के साथ में लगभग ये 4 लोग थे। इन लोगों को बताया जाता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पर वो उल्कापिंड गिरा है। तुम लोगों को वहाँ पर ये बोम और वायर लेकर के जाना है और फिर वायर को बोम से कनेक्ट करने के बाद वापस आ जाना। इसके बदले में इन लोगों को 4 गुना पैसे मिलने वाले थे। इसी वजह से कोई भी इस काम को करने से मना नहीं करता, लेकिन दिक्कत तो तब हो जाती है जब अंदर पहुँचने से पहले सारे लोग जल करके मारे जाते हैं। दरअसल इनमें से किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ इनके साथ हो जाएगा। यहाँ रेन को मालूम चलता है कि इनसे पहले भी बहुत से लोगों को यहाँ पर भेजा जा चुका है, लेकिन सब के सब जल करके राख बन गए। रेन आखिरी वो शख्स था जो उस उल्कापिंड के पास पहुंच पाता है। उस बोम को उल्कापिंड के जस्ट नीचे रखने के बाद वायर को उससे कनेक्ट कर देता है। वो काम तो पूरा कर देता है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसका पूरा शरीर जलने लगता है। वो जैसे तैसे करके भागते हुए बाहर आता है। बोम के बटन को दबाने से पहले रेन बाहर आ जाता है और सामने खड़ा मोरी के ऊपर कूद करके अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन मोरी उसे लात मार करके नीचे फेंक देता है। इनके सामने रेन तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है। उस बोम का बटन दबाने वाला शख्स कौन था पता है? वही प्रोफेसर जिसे इंटरव्यू के दौरान ह्यूमन वेपर ने मारा। बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका होता है और धमाका होते ही रेन धुआं बन करके गायब हो जाता है। इतना दिखाने के बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। सभी को पता चल गया था कि ह्यूमन वेपर का अगला शिकार कौन है। इसी वजह से किम के अंकल काफी चर्चे में थे। सौम्या बार बार काहो के पास फोन कर रही थी इस वीडियो के बारे में जानने के लिए। जब वो कॉल को रिसीव नहीं करती है तब सौम्या उसके फोन पर एक मैसेज भेजती है। अब उसे क्या पता कि फोन तो पीटर के हाथों में है। उसने काहो को उसी के घर में किडनैप कर लिया है। अंकल की मौत होने से पहले किम उनसे जाकर के मिला था, इसलिए उससे पूछताछ किया जा रहा था। उससे पूछा जाता है कि आखिरी बार उसके अंकल ने उससे क्या कहा, लेकिन जब यासुदा ये सवाल पूछता है तब किम उस पर भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि झूठ मत बोल, तूने ही मेरे अंकल को मारा है। हालांकि उसी समय यहाँ पर नोआ और कैप्टन आ जाते हैं जो किम को रोकते हैं। नोआ बताती है कि जहाँ पर ये वारदात हुआ वहाँ पर कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई सबूत नहीं है और सबूत न होने की वजह से आत्महत्या दिखा करके हमें ये केस बंद करना होगा। इसके बाद किम बताता है कि मैं उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगली बार आना तो हम साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। इतना कहने के बाद किम गुस्से से यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी नोआ को यासुदा के कोट पर ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसे भी यासुदा पर थोड़ा बहुत शक होता है। अगले दिन सुबह में जब फीजुदा घर पर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी बहन किडनैप हुई है। वो इन गुंडों से अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी पीटर उसके सर पर मार करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद ये लोग फीजुदा से सच्चाई उगलवाने के लिए उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और फिर भी जब वो अपना मुंह नहीं खोलता तब पीटर उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देता है। पीटर उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि आखिर ह्यूमन वेपर ने तेरे पास ये वीडियो क्यों भेजा। आखिर ह्यूमन वेपर तुझे कैसे जानता है, बता दे वरना मैं तेरी बहन को मार दूंगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सब कुछ इन्हें बता देता है। वो इन्हें बताता है कि मैंने ह्यूमन वेपर को कंट्रोल किया, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी भी पीटर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उससे कहता भी है कि चल दिखा कैसे किया जाता है। इसके बाद हमें सौम्या को दिखाया जाता है जो किम के आंटी से जाकर के मिलती है और उन्हें वो फाइल दिखा करके पूरी सच्चाई बताती है। वो उन्हें बताती है कि उसके पति मोफू नाम
के एक खुफिया संगठन के सदस्य थे। मीडिया के सामने वो पूरी सच्चाई बताने जा रहे थे, इसीलिए उस खुफिया संगठन ने उन्हें मार दिया। जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हें मोफू के बारे में कुछ नहीं पता है। दरअसल जब मेरे पति कॉलेज के टाइम में थे तो वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक बैंड स्टार्ट किए थे और उस बैंड का नाम था मोफू। फोटो को देखने के बाद सौम्या उनसे पूछती है कि इनमें से काई कौन है। तब वो सौम्या को फोटो में काई को दिखाती हैं और बताती हैं कि वो इस बैंड का लीडर था और अभी हाल ही में वो हमसे मिलने के लिए भी आया था। अब जाकर के सौम्या को मालूम चलता है कि आखिर ये काई है कौन। दरअसल काई कोई और नहीं बल्कि इस शहर का गवर्नर है, जिसे इस शहर के लोग सिमुरा के नाम से जानते हैं। मतलब कि सब कुछ उसी के अंडर में हो रहा था। जब सौम्या को मालूम चलता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है तो वो सीधे एक नंबर डायल करती है। ह्यूमन वेपर के पास जो टेलीफोन रखा हुआ था उसमें रिंग बजने लगता है। इसके बाद मशीन में से गवर्नर का फोटो निकलता है और फिर वो म्यूजिक बजने लगता है, जिससे ह्यूमन वेपर एक इंसान में तब्दील होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। दरअसल पीटर यहाँ पर पहुँच चुका था और वो म्यूजिक को बंद कर देता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर गवर्नर भी आकर के पहुँच जाता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ह्यूमन वेपर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबको यहाँ से बाहर निकालने के बाद गवर्नर फिजुदा से पूछता है कि आखिर ये कैसे काम करता है। गवर्नर के कहने पर वो ये चीज करके दिखाता है। सबसे पहले जाकर के वो म्यूजिक प्ले करता है, जिससे ह्यूमन वेपर एक इंसान में तब्दील हो जाता है। इसके बाद गवर्नर उसे फिजुदा और काहो को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी जान बचा करके यहाँ से बाहर भागते हैं। ये दोनों जल्दी से अपने कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इस समय वो ह्यूमन वेपर इनका पीछा कर रहा होता है। फिजुदा को अच्छे से पता था कि बच पाना नामुमकिन है, इसलिए वो सबसे पहले जा करके अपने शरीर पर ढेर सारा पेट्रोल गिरा लेता है। इसके बाद वो अपनी बहन को ले जा करके नीचे पानी में फेंक देता है, जिससे उसकी बहन तो बच जाती है लेकिन फिजुदा नहीं बच पाता। ह्यूमन वेपर जैसे ही उस पर हमला करता है तो उस समय वो अपने जेब से एक लाइटर निकालता है और खुद को जला लेता है। उसे लगा कि ऐसा करने से वो ह्यूमन वेपर को मार पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे फिजुदा तो मर जाता है लेकिन काहो की जान बच जाती है। इसके बाद गवर्नर हर टीवी चैनल पर अनाउंस करवा देता है कि ह्यूमन वेपर को कंट्रोल करने वाली सौम्या थी। अभी तक ह्यूमन वेपर ने जितने भी लोगों को मारा है वो सौम्या के कहने पर मारा है। ये जानकारी हमें फिजुदा और काहो के चैनल से पता चला है। साथ में गवर्नर सभी से ये भी कहता है कि अगर जरूरत ना हो तो कोई भी घर से बाहर ना निकले, सभी लोग घर के अंदर रहें। सौम्या को पता था कि उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है और उसे गिरफ्तार करने का वारंट भी जारी हो चुका है, इसीलिए वो किम के सामने जा करके खुद को सरेंडर कर देती है। लेकिन किम इतनी आसानी से उसे गिरफ्तार करने वाला नहीं था, क्योंकि उसे सौम्या से प्यार जो हो गया है। वो सौम्या को लेकर के यहाँ से भाग जाता है और ये दोनों आज रात के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर किम सौम्या के मुंह से पूरी सच्चाई सुनना चाहता था। सबसे पहले किम उससे पूछता है कि वो व्हाइट सेंटर में कैसे पहुंची। तब सौम्या उसे बताती है कि उसकी माँ पियक्कड़ थी, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे और मेरी माँ मेरा बोझ नहीं उठा सकती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ पैसों के लिए मुझे व्हाइट सेंटर में ले जाकर के छोड़ दिया। लेकिन किसी तरह से मैं वहाँ से निकल गई और फिर इस दौरान मेरी मुलाकात रेन अंकल से हुई। मुझे नहीं पता था कि उनसे मुलाकात करने के बाद मैं इतनी खुश हो पाऊंगी। हम ज्यादातर सारा दिन एक साथ वक्त बिताया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मोरी उसकी माँ को लेकर के सौम्या को ढूंढते हुए होटल आकर पहुँच गया। ये लोग सौम्या को जबरन अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से रेन इन लोगों को रोकता है और फिर इनके बीच में हाथापाई होती है और इस तरह से ये बात पुलिस तक पहुँच जाती है। उस समय डिपार्टमेंट में एक काफी अच्छा पुलिस वाला था और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि किम के पिताजी थे, जो कि सौम्या से काफी अच्छे से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आखिर किसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद सौम्या अपनी माँ के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है और फिर वो रेन अंकल के साथ में ही रहने का फैसला करती है। जब बच्ची खुद उनके साथ रहना चाहती थी तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन सौम्या को मालूम चला कि रेन अंकल खदान में काम करने गए हैं और ये वही दिन था जिस दिन वो बम को लेकर के ज्वालामुखी के पास रखने गए थे। वैसे इस सीन को आपने पहले भी देख लिया है, बस हमें सौम्या को नहीं दिखाया गया था। वो भी यहाँ पर थी और अपने अंकल को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख रही थी। उसके सामने ही उसके अंकल की मौत हो गई। इसके बाद किम मुझसे पूछता है कि आखिर उसे पता कब चला कि रेन अंकल ह्यूमन वेपर बन गए हैं। तब सौम्या बताती है कि जब वो रिपोर्टिंग कर रही होती है तब उसकी नजर एक रिपोर्ट पर पड़ती है, जो कि लोगों के नजर में एक खंडर था, लेकिन असल में ये वही बंको रामेन होटल था जहाँ सौम्या अपने रेन अंकल के
साथ सारा वक्त बिताती थी। असल में वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी और इसी दौरान रेन भाप बन करके इसी होटल के अंदर आया और फिर सौम्या ने उसे बंकर के अंदर जाते हुए भी देखा। इस तरह से सौम्या को मालूम चला कि वो मरने के बाद भाप बन चुके हैं और पता नहीं कैसे लेकिन इस स्टैचू के अंदर उन्हें शांति मिल चुकी है। इसके बाद सौम्या ने इस पूरे जगह को खरीद लिया और अपने रेन अंकल से मिलने के लिए कभी कभी यहाँ आने लगी। रिपोर्टिंग करने के दौरान उसे एक और सच्चाई के बारे में पता चला। रेन को उस खदान में ले जाने वाला मोरी था और अभी हाल ही में मोरी के बारे में सौम्या को मालूम चलता है। उसे पता चला कि मोरी इसी शहर में है और उसकी वजह से एक 10 साल की बच्ची का मौत हो गया। एक दिन सौम्या रेन के पास बैठ करके ये सारी बातें बता रही होती है और उसने रेन अंकल का फेवरेट म्यूजिक भी प्ले कर रखा था। सौम्या उन्हें बताती है कि जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है वो मुझे मिल गया है। अब आप मुझे बताओ कि आखिर मैं उसके साथ क्या करूं। तभी अचानक से रेन इंसान में तब्दील हो जाता है और वो बस यही बोलता है कि अपनी कोई इच्छा मांगो। सौम्या ध्यान देती है कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। जिस तरह हम एक रोबोट से काम करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सीन उनके साथ भी था। सौम्या ने सोचा कि कत्ल करने से अच्छा है कि क्यों न मोरी की सच्चाई लोगों के सामने लाया जाए। अगर मोरी अपनी गलती कबूल कर लेगा तो उसे मारने की क्या जरूरत है। इसीलिए सौम्या उसके पास पूछताछ करने के लिए भी जाती है लेकिन मोरी अपनी गलती कबूल नहीं करता। जिसके बाद सौम्या पहली बार रेन से अपनी इच्छा मांगती है। वो मोरी को खत्म करने के लिए उसे ऑर्डर देती है। तो सबसे पहले उसने रेन की मदद से मोरी को टॉर्चर किया और फिर मोरी से उन लोगों का नाम उगलवाया जिन लोगों ने व्हाइट सेंटर के मजदूरों के साथ जुल्म किए थे, जिसमें पहला नाम प्रोफेसर का था, दूसरा एडम का जो फौजी सीरो गैंग चला रहा था। इसके बाद वो किम के अंकल का भी नाम लेता है और इसके आगे उसे किसी का नाम नहीं पता था क्योंकि वो भी बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। सच्चाई उगलवाने के बाद रेन उसे जान से मार देता है। तो इस तरीके से सौम्या ने खूनी खेल की शुरुआत किया था। ह्यूमन वेपर की मदद से सबसे पहले उसने प्रोफेसर को मारा, फिर एडम को। उसी समय किम को पता चल जाता है कि बाहर पुलिस आ रही है। दरअसल इस होटल की जो बुढ़िया थी ना, उसी ने ही कॉल करके पुलिस को बुला लिया था। लेकिन पुलिस के आने से पहले किम और सौम्या कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी रास्ते में सौम्या के पास काहो का कॉल आता है और वो सौम्या को बताती है कि गवर्नर ने ह्यूमन वेपर को कंट्रोल कर लिया है। उसने ह्यूमन वेपर को ऑर्डर दिया था मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए। उसके भाई को तो उसने मार दिया है लेकिन अभी काहो बची हुई है और हो सकता है कि वो काहो को भी मारने के लिए वापस जरूर आए। इसलिए सौम्या कहती है कि हमें जल्दी मिलना होगा वरना वो तुम्हें भी मार देगा। इसके बाद सौम्या उसे एक लोकेशन पर आने के लिए बोलती है। काहो पहले ही उस लोकेशन पर पहुंच जाती है लेकिन उसी लोकेशन पर जब वो अपने सामने ह्यूमन वेपर को आता हुआ देखती है तो काफी डर जाती है। उसे लगा कि वो उसे मारने आ रहा है इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है लेकिन असल में ह्यूमन वेपर उसे कुछ नहीं करता, वो उसके बगल से निकल जाता है। सच्चाई जानने के लिए काहो उसका पीछा करती है। उसी जगह पर सौम्या और किम भी आकर के पहुंच जाते हैं और ये लोग काहो को देख लेते हैं। जिसके बाद सौम्या भी कार से उतर करके काहो का पीछा करने लगती है। ह्यूमन वेपर के पीछे काहो और काहो के पीछे सौम्या। काहो ने ह्यूमन वेपर को एक दुकान के अंदर जाता हुआ देखती है। दुकान के अंदर जाने के बाद ह्यूमन वेपर एक जोरदार धमाका करता है। अब ये सीन समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। दरअसल इलेक्शन का माहौल चल रहा था। पहले गवर्नर की वोटिंग गिर रही थी लेकिन जब से ह्यूमन वेपर ने तबाही मचाना शुरू किया तो लोग फिर से गवर्नर को वोट करने लगे। कुछ समय पहले ह्यूमन वेपर जिस दुकान के अंदर गया वो गवर्नर का ही था। यहाँ गवर्नर के ही सारे लोग थे जो कल की रैली के लिए तैयारी कर रहे थे और गवर्नर खुद इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन अचानक से यहाँ पर ह्यूमन वेपर आ जाता है जो सीधा दुकान के अंदर जा करके एक जोरदार धमाका करता है। धमाका करने के तुरंत बाद वो यहाँ से चला जाता है। इस धमाके में गवर्नर थोड़ा बहुत जख्मी होता है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ह्यूमन वेपर गवर्नर पर हमला क्यों करेगा जबकि गवर्नर के ऑर्डर देने पर ही वो फिजुदा और काहो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तभी काहो इन्हें बताती है कि मेरे भाई ने ह्यूमन वेपर के पास एक कैमरा सेट कर रखा है। उस कैमरे से हम पता कर सकते हैं कि आखिर गवर्नर पर हमला करने के लिए ह्यूमन वेपर को ऑर्डर किसने दिया। जिस समय ये लोग खंडर के अंदर जाते हैं उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। अंदर जाने के बाद जब ये लोग कैमरा लेकर के वीडियो को देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि गवर्नर ने खुद के ऊपर हमला करवाने के लिए ह्यूमन वेपर को ऑर्डर दिया था। वीडियो में वो साफ साफ कह रहा था कि 3 वॉलंटियर मरने चाहिए और ध्यान देना मैं थोड़ा बहुत जख्मी हो जाऊं बस। इससे सौम्या को मालूम चल जाता है कि आखिर गवर्नर चाहता क्या है। उसे पता चल जाता है कि
गवर्नर अपनी वोटिंग बढ़ाने के लिए ये हमला करवा रहा है। लोग उस पर तरस खा करके उसे वोट देंगे और उसकी सरकार बनाना चाहेंगे। वो ये सब कुछ सिर्फ जीतने के लिए कर रहा है। उसी समय पीटर अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आकर के पहुँच जाता है और इधर इन लोगों को भी मालूम चल जाता है कि खंडर के अंदर कोई आ रहा है। जब पीटर अपने आदमियों के साथ अंदर आता है तब वो किम को देखता है। इसके बाद किम जानबूझ करके इन लोगों के साथ में फाइट करने लगता है, क्योंकि ऐसा करने से इनका ध्यान भटक जाता है और इस दौरान काहो और सोम्या को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। दरअसल उस रिकॉर्डर में जो मेमोरी कार्ड था ना, उसे सोम्या लेकर के यहाँ से जा चुकी थी। धमाका करने की वजह से गवर्नर को फायदा तो होता है, लोग उसकी सरकार बनाने लगते हैं। इधर ये लोग किम को टॉर्चर करके पूछ रहे होते हैं कि उसने मेमोरी कार्ड किसको दिया, लेकिन जब वो मुंह नहीं खोलता है तब यहाँ पर गवर्नर को बुलाया जाता है। गवर्नर उसे जान से मारने की धमकी देता है। वो किम से कहता है कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए मेरे पास कुछ खास वजह नहीं है, लेकिन अगर मुझे नहीं बताया कि वो मेमोरी कार्ड किसके पास है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद किम उसे बताता है कि सोम्या उस मेमोरी कार्ड को लेकर के जा चुकी है और अब उस वीडियो को सोम्या बहुत जल्द टीवी पर दिखाने वाली है। दुनिया वालों के सामने बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सामने आने वाली है। इसके बाद गवर्नर तुरंत म्यूजिक प्ले करके ह्यूमन वेपर को जिंदा करता है और उसे जा करके सोम्या को जान से मारने का ऑर्डर देता है। हालांकि बाद में हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ किम का एक प्लान था। दरअसल सोम्या ने किम को ये सब कुछ करने को कहा था। सोम्या को पता था कि ह्यूमन वेपर को कैसे रोका जा सकता है, इसलिए वो किम से कहती है कि वो यहाँ रुक करके इनका ध्यान भटकाए ताकि उसे टाइम मिल सके और वो जा करके लोगों को वीडियो दिखा सके, क्योंकि अब वो और लोगों की जान नहीं लेना चाहती थी। यहाँ हम देखते हैं किम के हाथों में कोई सामान है जिससे वो अपनी रस्सी को काट रहा होता है। इसके बाद हमें काहो को दिखाया जाता है जो उस मेमोरी कार्ड को लेकर के एक मीडिया हाउस में जाती है। ये मीडिया हाउस उन्हीं का था जो गवर्नर के खिलाफ में इलेक्शन में खड़ी थी। काहो उन्हें ये पूरा वीडियो दिखा देती है। इसके बाद वो इस वीडियो को अपने ही चैनल पर प्ले कर देती हैं। इधर सोम्या अपने पार्टनर नोलन के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ, उसे लाइव टीवी पर दिखा दो। इधर ये लोग किम को जानबूझ करके टॉर्चर कर रहे होते हैं सिर्फ अपने मजे के लिए। पीटर का बड़ा मन था, वो उसकी बोटी करना चाहता था, लेकिन किम जैसे ही अपनी रस्सी को काट लेता है तो वो इन पर हमला कर देता है। वो एक एक करके इन सभी लोगों से फाइट करता है और इन सभी को जख्मी कर देता है। आखिरी में वो पीटर को भी जान से मार देता है। इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल करके सोम्या के पास कॉल करता है। सोम्या उसे बताती है कि ह्यूमन वेपर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो उसे ले करके अपने मीडिया हाउस के बेसमेंट में जा रही है। उसे वो वहाँ ले जा करके रोक देगी। इसके बाद वो किम से कहती है कि वो गवर्नर को जा करके अरेस्ट करे। इधर गवर्नर की रैली में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस समय बड़ी स्क्रीन पर गवर्नर का वो वाला वीडियो प्ले हो जाता है, जिससे सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि इन सब के पीछे गवर्नर का हाथ था। इसीलिए सभी लोग गवर्नर को छोड़ करके चले जाते हैं। गवर्नर को गिरफ्तार करने का वारंट जारी हो जाता है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए किम अपनी पूरी टीम को लेकर के उनके दफ्तर में जाता है। इस दौरान जब यासुदा को मौका मिलता है तब वो गन से किम को शूट करने वाला था, लेकिन तभी बीच में नोवा आकर के यासुदा को रोक लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। नोवा को मारने के लिए यासुदा अपनी जेब से एक वायर निकालता है, जिससे वो नोवा के गले को कस करके दबाने लगता है। इस दौरान गलती से लिफ्ट का बटन दब जाता है, जिससे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। उसी समय नोवा उसे लिफ्ट के अंदर धक्का दे देती है। वायर उसके शरीर से लिपटा हुआ था। उसी समय लिफ्ट स्टार्ट होकर के ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से यासुदा बेचारा मारा जाता है। इसके बाद जब किम भाग करके ऊपर जाता है तब वो गवर्नर को देखता है। उसके हाथों में भी गन था, जिससे वो किम के ऊपर तान देता है, लेकिन असल में वो कुछ करने वाला नहीं था, बल्कि अपनी जान देने वाला था। वो पीछे की तरफ गिरता तो है, लेकिन तभी भाग करके किम उसे पकड़ लेता है। अब उसे मरने का शौक था, क्योंकि वो अब जीकर भी क्या करता। वैसे भी वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। जैसे ही किम का हाथ छूटता है तो तभी उसकी टीम आकर के उसे पकड़ लेती है और फिर ये लोग गवर्नर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर ह्यूमन वेपर सोम्या को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। सोम्या जल्दी से भाग करके अपने मीडिया हाउस के बेसमेंट में चली जाती है। अब यहाँ पर हमें एक सच्चाई पता चलता है। असल में सोम्या ने किम से झूठ बोला। दरअसल ह्यूमन वेपर को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इस मीडिया हाउस के बेसमेंट में एक लॉकर था और उसी लॉकर के अंदर वो ह्यूमन वेपर को हमेशा हमेशा के लिए कैद करने वाली थी। ह्यूमन वेपर को अंदर लॉक करने के बाद वो सोम्या के ऊपर हमला करता है। हालांकि इस बारे में किम को बाद में मालूम चलता है। वो सोम्या को बचाने के लिए यहाँ पर आता भी है, लेकिन तब उसे मालूम चलता है कि सोम्या ने खुद को लॉक कर लिया है। ह्यूमन वेपर जब सोम्या को मार रहा
होता है तब उसके सामने सारी यादें ताजा हो जाती हैं। एक चीज ध्यान देना कि ह्यूमन वेपर जिस तरह बाकियों को मारता था उस तरह वो सौम्या को नहीं मारता। सौम्या के जो कपड़े थे ना वो जगह जगह पर गिरे हुए मिलते हैं। फिलहाल मुझे नहीं पता कि वो उसे जान से मारा या नहीं मारा। इस हादसे के हुए लगभग 1 साल बीत चुके हैं। किसी को नहीं पता कि सौम्या और ह्यूमन वेपर कहाँ गायब हो गए। आज भी हर कोई उनके बारे में चर्चा करते रहता है। इधर किम हर महीने सौम्या के कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाते रहता था और अक्सर घर पर वो उसी म्यूजिक को सुनते रहता था जिस म्यूजिक को सुनने के बाद ह्यूमन वेपर इंसान में तब्दील होता था। एक दिन वो ऐसे ही घर पर बैठ करके उस म्यूजिक को सुन रहा होता है, तभी अचानक से उसके घर के अंदर हर तरफ से ढेर सारा धुआं आ जाता है और वो धुआं एक जगह पर इकट्ठा होकर के एक परछाई में तब्दील हो जाती है। हालांकि कुछ समय के बाद किम को इस बारे में एहसास भी होता है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।